तो स्वागत है आपका राजस्थान आर्ट कल्चर की इस प्रथम क्लास में। आज की क्लास में हम राजस्थान का आर्ट कल्चर भी शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपके राजस्थान भूगोल की क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं, जनरल साइंस की क्लासें भी चल रही हैं। आज से हम राजस्थान की आर्ट कल्चर शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हम जो कि जेल प्रहरी का सिलेबस के हिसाब से हम और भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आज से हम राजस्थान की आर्ट कल्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान के आर्ट कल्चर का सिलेबस। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं, सिलेबस ऑफ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। सिलेबस ऑफ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्ट कल्चर में हमें पढ़ता है राजस्थान के प्रमुख त्योहार और मेले। त्योहार प्लस प्रमुख मेले, और एक टॉपिक और जुड़ता है इसमें, उत्सव। राजस्थान में जो उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे पतंग महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, उनके बारे में हमें उत्सव इसमें पढ़ना पड़ता है राजस्थान की आर्ट कल्चर में। ये उत्सव वाला टॉपिक एक क्लास का है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ये भी इसी में करवा देंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें लिखना पड़ता है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता जैसे कि पंचपीर हो गए, तेजा जी हो गए, गोगा जी हो गए, आदि जो लोक देवता हैं वो उनको हमें राजस्थान के आर्ट कल्चर में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमें आर्ट कल्चर में पढ़ना पड़ता है लोक देवियाँ। लोक देवियाँ जैसे कि करणी माता, केला देवी, शीतला माता, उनके बारे में हमें लोक देवियों में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमें संत संप्रदाय के बारे में पढ़ना पड़ता है। संत संप्रदाय जैसे निम्बार्क संप्रदाय, दादू संप्रदाय, उनके बारे में हम संत संप्रदाय में पढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर लगा के हमें लिखते हैं राजस्थान का स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, मस्जिद, प्रमुख महल, दुर्ग जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आदि के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। उनका निर्माण किसने करवाया, उनमें कौन कौन से साके हुए। दुर्ग के बाद हमें पढ़ना पड़ता है राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। बावड़ियाँ। तो स्थापत्य कला में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर लगा के हमें लिखना है राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। लोक कलाओं में हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। लोकगीत प्लस संगीत घराने, प्रमुख जो संगीत घराने हैं जैसे जयपुर घराना, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद लोकगीत तो हो गए, तो लोक नृत्य भी हमें पढ़ना है। लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जैसे चौतारा हो गया, सारंगी हो गया, रावणत्ता हो गया, उनके बारे में भी हमें लोक कला में पढ़ना है। उसके बाद वाद्य यंत्र के बाद हमें पढ़ना है राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। हस्तकलाएं जैसे टेराकोटा कला, ब्लू पोट्री, उसके बारे में हमें हस्तकलाओं में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हस्तकला के बाद एक लास्ट टॉपिक आता है जिसे हम चित्रकला कहते हैं। लोक कलाओं में हमें चित्रकला भी पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि चित्रकलाओं में हमें पढ़ना है कि राजस्थान में कौन कौन सी चित्रकलाएं फेमस हैं, कितने स्कूल हैं, उन स्कूलों में से कौन कौन सी कलाएं हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर हमें पढ़ना है सामाजिक जीवन।
राजस्थान का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले आते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। जनजातियों के बारे में बाद में आता है वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथाएं। तो ये हमारे सामाजिक जीवन में आता है। एक और टॉपिक आता है वेशभूषा, और एक आभूषण का टॉपिक भी आता है। और अब एक लास्ट टॉपिक आता है हमारे, इसके बाद हमारे राजस्थान की आर्ट कल्चर पूर्ण हो जाती है। भाषा एवं साहित्य, भाषा प्लस बोलियां, और इन बोलियों में जो साहित्य रचा गया उस साहित्य के बारे में भी हमें पढ़ना है। एक 7वें नंबर पर एक टॉपिक आप और जोड़ सकते हो, अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, वरना आप जो पढ़ोगे राजस्थान की हिस्ट्री तो उसमें भी ये कवर हो जाएगा। 7वें नंबर पर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व आए, क्रांतिकारी है, जैसे राजस्थान में जो जो क्रांतिकारी हुए उनके बारे में, इस राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के व्यक्ति के बारे में जानना होगा हमारे राजस्थान के आर्ट कल्चर में। ये टॉपिक लगता है, परंतु ये जो हिस्ट्री में कवर हो जाता है तो इसे पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी एक बार टाइम मिला तो पढ़ा दूंगा। उसके बाद आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाला है राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार। उसका टॉपिक आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल्स एंड, राजस्थान के प्रमुख त्योहार प्लस मेले, फेयर। तो राजस्थान के त्योहार पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर क्या होता है। जो वर्तमान समय में हमारा मॉडर्न कैलेंडर है उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर ईसा कैलेंडर कहते हैं। ये ईसा कैलेंडर शुरू कब हुआ? तो ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो उनके जन्म के 4 वर्ष बाद या फिर 4 BC या फिर 4 ईसा पूर्व पर ये ईसा कैलेंडर या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ, जो कि वर्तमान में ईसाई कैलेंडर है। और ये वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है और ऑफिशियल कार्यों के लिए यूज़ होता है। परंतु जो हमारे हिंदू त्यौहार होते हैं वो जिस कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं उसका नाम है विक्रमी संवत या फिर विक्रमी कैलेंडर। जो भारत में 2 कैलेंडर प्रचलित थे, मतलब 2 संवत प्रचलित थे। एक तो था विक्रमी संवत और एक था शक संवत। विक्रमी संवत जो कि जो ईसाई कैलेंडर है या फिर ईसा कैलेंडर है उससे 57 साल प्लस में चलता है। और जो शक संवत है वो ईसा कैलेंडर या फिर ईसवी सन से 78 साल पीछे चलता है। तो यहाँ तक जो हमने जो बोला वो हम लिख लेते हैं कि वर्तमान समय में प्रचलित कैलेंडर, वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर, जिसे हम ईसा कैलेंडर या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ये शुरू कब हुआ? तो इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष बाद
इसकी शुरुआत हुई 4 BC या फिर 4 बिफोर क्राइसिस। तो इस समय इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। परंतु जो हिंदू त्यौहार है, हिंदू त्यौहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। ये विक्रमी संवत जो है ये ईसा कैलेंडर से 57 साल प्लस में चलता है। और जो विक्रमी संवत है इसमें 12 माह होते हैं, जिसमें कि 354 दिन होते हैं, और हर चौथा वर्ष एक अधिमास होता है। अधिमास या फिर पुरुषोत्तम मास होता है। ये पुरुषोत्तम मास किस लिए होता है? तो क्योंकि ये जो विक्रमी संवत है ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, और इस मतलब जो हर माह होता है उसमें 29.5 दिन होते हैं, तो इस हिसाब से ये पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए हर चौथा मास एक अधिवर्ष होता है सूर्य कैलेंडर से साथ साथ में चलने के लिए। तो विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 साल आगे चलता है। इसमें 12 माह होते हैं और 2 पक्ष होते हैं। हर माह में 30 दिन होते हैं। और पक्ष कितने होते हैं? तो 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं आपको सभी को पता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। एक सेकेंड, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। हर पक्ष 15 दिन का होता है या फिर एक पखवाड़े का होता है। अब हमें इन जो 12 माह हैं उनका नाम याद होना चाहिए मुख जुबानी। तो अब हम जो ये 12 माह हैं हिंदू कैलेंडर या फिर विक्रमी संवत के अनुसार, उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो माह आता है 1 नंबर पर, उसका नाम है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष या फिर पोह, माघ या फिर माह और फाल्गुन। चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्र स्टार्ट होते हैं या फिर हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है, और ये ख़त्म कहाँ होता है? तो ये फाल्गुन माह के मतलब फाल्गुन माह में ये इसका लास्ट मंथ है। और ये हिंदू वर्ष ख़त्म कब होता है? तो हिंदू वर्ष ख़त्म होता है चैत्र कृष्ण अमावस्या या फिर चैत्र अमावस्या को। जो ये चैत्र माह है ये शुरू होता है अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चैत्र, मार्च। तो जो चैत्र चलता है वो मार्च अप्रैल में चलता है, और अप्रैल मई में वैशाख चलता है, मई जून में ज्येष्ठ चलता है, जून जुलाई में आषाढ़ चलता है,
और जुलाई अगस्त में श्रावण चलता है, अगस्त सितंबर में भाद्रपद चलता है, सितंबर अक्टूबर में आश्विन चलता है, अक्टूबर के 15 दिन और नवंबर के 15 दिन में कार्तिक चलता है, नवंबर के 15 दिन और दिसंबर के 15 दिन में पोह चलता है, दिसंबर के 15 दिन और जनवरी के 15 दिन में माघ चलता है, फरवरी के 15 दिन और जनवरी के 15 दिन और फरवरी के 15 दिन में माघ चलता है, फरवरी के 15 दिन और मार्च के 15 दिन में फाल्गुन चलता है, और मार्च के 15 दिन और अप्रैल के 15 दिन में चैत्र चलता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। ये आपको याद करना है, इनके क्रम के अनुसार हमें इन मंथ को याद करना है। ये आगे काम आएगा। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे नववर्ष कब आता है, तो हिंदू नववर्ष जैसे कि हमें पता है चैत्र शुक्ल एकम को आता है। अब ये जो इतना बड़ा नाम है, ये इतना बड़ा नाम एक के लिए नहीं है। ये अब हम जब मेले और त्यौहार पढ़ेंगे तो बहुत सारे हमें ये तिथियां बहुत सारी याद करनी पड़ेगी। तो ऐसे याद करना इनके कुछ डिफिकल्ट है। तो जैसे कि एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं चैत्र शुक्ल एकम। तो चैत्र मंथ कौन सा हो गया? फर्स्ट मंथ हो गया, मतलब पहला मंथ हो गया। तो पहले मंथ के लिए हम 1 नंबर लगाएंगे। पक्ष कौन सा हो गया? शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष तो 1 है, शुक्ल पक्ष 2 है, मतलब 1 नंबर पर कृष्ण पक्ष है, 2 नंबर पर शुक्ल पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष के लिए हम 2 नंबर लगाएंगे और एकम के लिए हम 1 लगाएंगे। तो 121 नंबर पर हमारा हिंदू नववर्ष आएगा। तो हिंदू नववर्ष के लिए हमें एक कोड याद रखना है, 121। तो चैत्र शुक्ल एकम। तो ये 121 पे हमें मुख्य जुबानी याद हो जाएगा कि 121 पे कौन आता है, तो हिंदू नववर्ष आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम मंथ वाई स्टार्ट करेंगे, मंथ वाई कौन कौन से त्यौहार आते हैं और उस मंथ में कौन कौन से मेले लगते हैं।